आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा कल से हमने एंट्री टेस्ट का सेशन स्टार्ट किया था। कल पहला लेक्चर रखा था डायमेंशंस का, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी थी, वो एक्सरसाइज भी आप लोगों ने की होगी। उसके बाद मैंने शॉर्ट्स में उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके रखा था उस चैनल पर। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर वेक्टर्स की एडिशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसकी ट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि वेक्टर्स की रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके हैं। तो आप देखें, समझें, आखिर में फिर एक्सरसाइज दूंगा, वो एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है। सपोज फॉर एग्जांपल हम वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, दो फोर्सेस हैं, किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं पैरेलल टू ईच अदर, एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मकसद होता है कि थीटा जो है वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर ये कंडीशन हो, मैंने पूरी स्टेटमेंट इस वजह से नहीं लिखी, यहाँ पर ट्रिक्स समझा रहा हूँ। वैसे स्टेटमेंट ऐसे होगी, टू फोर्सेस each of 3 Newton and 4 Newton acting on a body parallel to each other, what will be the resultant force? दोबारा सुने, स्टेटमेंट ऐसी होगी कि टू फोर्सेस each of magnitude 3 Newton and 4 Newton acting on a body parallel to each other, what will be the resultant force? अब resultant force मालूम करने के लिए जब पैरेलल हैं तो हमारे पास ये ट्रिक है कि सिंपल हम उनको ऐड करते हैं, उन दोनों को सिंपली हम ऐड करते हैं। जैसे 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, द आंसर इज 7 न्यूटन। याद रखें, ये ट्रिक तब काम करेगी जब एंगल 0 डिग्री हो। दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं। सपोज टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हों, what will be the resultant force? ये कंडीशन है। फिर दोबारा वही एग्जांपल मैंने दिया है, दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल को समझना चाहिए आपको। पैरेलल का मकसद होता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब पैरेलल है तो क्या करेंगे, हम सिंपल इन दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, 6 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, ये आंसर आएगा 10 न्यूटन। ये याद रखें, मैं बार बार दोबारा आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि जब भी पैरेलल होगा, पैरेलल को हम 0 डिग्री लिखते हैं, जब भी पैरेलल होगा तो सिंपली ऐड होंगे, और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 6 8 14 न्यूटन, सॉरी 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन इज इक्वल टू 14 न्यूटन। सिंपली क्या होगा, ऐड होगा, 6 और 8 14 न्यूटन हो गए। तो ये तब होगा जब पैरेलल हो, 0 डिग्री हो, तो 6 न्यूटन 8 न्यूटन 14 न्यूटन हो गया। हाँ, अब दूसरी बात ये जो समझानी है कि किसी भी दो वेक्टर्स की एडिशन का आंसर मैक्सिमम सिर्फ तभी आता है जब वो पैरेलल हो। तो ये तब आएगा, इनका आंसर मैक्सिमम यही हो सकता है, ये है मैक्सिमम के लिए। दो वेक्टर्स की एडिशन का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होगा जब वो पैरेलल हो या 0 डिग्री हो। अभी हम आ रहे हैं, अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री हो, ये इनका रिजल्टेंट आएगा मिनिमम, क्योंकि हमें आगे मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट पढ़ानी है। सेम हम ले रहे हैं दो फोर्सेस, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, या एक दूसरे के अपोजिट, जैसे भी आप समझें। एंटी पैरेलल तो आप बच्चों को याद करना चाहिए, समझना चाहिए कि एंटी पैरेलल का मकसद होता है 180 डिग्री। एंटी पैरेलल हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब 180 डिग्री होता है तो याद रखें, हम बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो ये इन दोनों में
4 न्यूटन बड़ा वेक्टर है, 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, द आंसर इज 1 न्यूटन। दो वेक्टर्स की अगर पैरेलल हो तो सिंपल एड होगा, ये मैक्सिमम आंसर है इसका। अगर एंटी पैरेलल हो तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, ये मिनिमम आंसर है। इन दो वेक्टर्स की सुने बात समझें, इन दो वेक्टर्स की एडिशन का रिजल्टेंट कभी भी 1 से कम, ये जो वैल्यूज हैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये वैल्यूज जो है उनके लिए बोल रहा हूं, कभी भी 1 से कम या 7 से ज्यादा रिजल्ट नहीं हो सकता। इन दो वेक्टर्स की एडिशन का मैक्सिमम रिजल्टेंट 7 न्यूटन हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है, 1 न्यूटन। अच्छा, इसका दूसरा एग्जांपल ये जो लिखा है 6 न्यूटन 8 न्यूटन का, वही हम दोबारा रिपीट करते हैं। सपोज एक है हमारे पास 6 न्यूटन एंड दूसरा है 8 न्यूटन और थीटा है 180 डिग्री, अगर एंटी पैरेलल है तो क्या करेंगे हम, बड़े वेक्टर में से छोटा माइनस करते हैं, 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, द आंसर इज 2 न्यूटन। इन दोनों वेक्टर्स का, ये जो 6 और 8 है, इनका जवाब, इनका रिजल्टेंट कभी भी 2 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 14 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जो भी एंगल मिली हुई होगी इन दोनों के बीच में आंसर आएगा। तो आप लोगों को याद करना है कि दो वेक्टर्स की एडिशन का मैक्सिमम आंसर तब आएगा जब 0 डिग्री हो और मिनिमम आंसर तब आएगा जब 180 डिग्री। दो बातें। अब तीसरी बात समझें, मैं दोबारा दोनों बातें रिपीट कर रहा हूं। अगर पैरेलल है तो सिंपल ऐड करना है हमें, एंटी पैरेलल है तो बड़े में से छोटा माइनस, और कोई इसमें ट्रिक है ही नहीं, आसान सी बात है। अगर पैरेलल है तो दोनों को ऐड करना है, एंटी पैरेलल है तो बड़े में से छोटा माइनस करना है। अभी हम तीसरी ट्रिक की तरफ आ रहे हैं। अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री हो तो क्या होगा। ये सेम प्रॉब्लम में दोबारा, सेम प्रॉब्लम हम इधर अमेंडमेंट कर रहे हैं। 2 फोर्सेस 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन 8 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। जहां हमने पैरेलल लिखा था वहां हमने कर दिया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। जब परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो इसका मकसद हुआ कि थीटा इज इक्वल टू कितनी है, 90 डिग्री। तो इसको आसान से सॉल्व करने का तरीका यह है कि इसमें हम पैथागोरस यूज करते हैं। मैं दोबारा वही चीजें रिपीट कर रहा हूं। पैरेलल हो तो सिंपल ऐड करना है, एंटी पैरेलल हो तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, और परपेंडिकुलर हो तो क्या करना है, पैथागोरस थ्योरम हमें यूज करना है। तो अब पैथागोरस थ्योरम यूज करें, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, ए की वैल्यू हमें मिली हुई है 6 न्यूटन और बी की वैल्यू है 8 न्यूटन, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा 36 और ये होगा 64। द आंसर इज 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का अंडर रूट निकाला तो 10 न्यूटन आंसर आ गया। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया 10 न्यूटन। अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या करना होता है, पैथागोरस लगाना होता है। दोबारा इधर आए, इधर दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर भी हमने एंटी पैरेलल को हटाकर हमने परपेंडिकुलर कर दिया, इसको परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पर परपेंडिकुलर में थीटा कितनी आएगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे, दोबारा हम पैथागोरस यूज करेंगे। पैथागोरस क्यों, जहां भी परपेंडिकुलर आएगा तो हम पैथागोरस यूज करेंगे। तो पैथागोरस रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट, ए की वैल्यू हमें मिली हुई है 3 न्यूटन, उसका स्क्वायर, बी की वैल्यू 4, उसका स्क्वायर, ये 9 और ये 16, तो ये आ गया अंडर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन आंसर आ गया रिजल्टेंट इसका। तो सिंपल हम कह रहे हैं, देखें अगर पैरेलल हो तो सिंपल हम ऐड करेंगे, एंटी पैरेलल हो तो बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस करेंगे, और परपेंडिकुलर हो तो पैथागोरस यूज करेंगे। अभी आप जो भी ये वीडियो सुनेंगे उनके लिए एक्टिविटी है, 2 वेक्टर्स में दे रहा हूं, ये एक्टिविटी है, ये सॉल्व करना है। फिर मैं आगे चलता हूं। एक्टिविटी ये आप लोगों को सॉल्व करना है, फिर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, फिर मैं रिजल्ट चेक करके आपको रिप्लाई करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3, 4 और 6, 8 से किया, 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है। एक नंबर, दूसरा 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका भी आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है। पहले ही मैं हिंट दे रहा हूं,
90 डिग्री है तो कॉमन सी बात है कि पैथागोरस यूज करना पड़ेगा। पैथागोरस से आप सॉल्व करोगे, फिर कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसके आंसर्स क्या आ गए। अब हमने 3 ट्रिक्स सीख ली। एक तो पैरेलल हो तो सिंपल ऐड करना होता है, एंटी पैरेलल हो तो बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, परपेंडिकुलर हो तो क्या करना होता है, पैथागोरस। उसके अलावा और कोई भी एंगल होगी तो हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ। ये भी जो मैंने पैरेलल की ट्रिक बताई, एंटी पैरेलल की ट्रिक बताई, परपेंडिकुलर की ट्रिक बताई, इसके बैक एंड में पैथागोरस थ्योरम बताया, इसके बैक एंड में वही कोसाइन लॉ चल रहा था। बैक एंड में कोसाइन लॉ था, लेकिन बच्चों को इजीली सॉल्व करवाने के लिए, क्विक सॉल्व करवाने के लिए हम यूज करते हैं ये जो ट्रिक्स बताई। अभी फॉर एनी अदर एंगल, फॉर एनी अदर एंगल, कोई भी दूसरी एंगल, कौन सी एंगल्स के अलावा, 0 डिग्री के अलावा, 180 डिग्री के अलावा, 90 डिग्री के अलावा, इनके अलावा अगर कोई भी अलग एंगल हो, सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर हम ले रहे हैं 60 डिग्री, हम कह रहे हैं एक 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है और हमने थीटा लिया 60 डिग्री। अभी रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, क्या होगा, दोबारा सुने, मेरी आदत है बार बार वही चीजें रिपीट करता हूं कि आपके जहन में सारा वो क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मैंने कहा पैरेलल हो तो सिंपल ऐड करना होता है, एंटी पैरेलल हो तो बड़े वेक्टर में से छोटा माइनस करना होता है, परपेंडिकुलर हो तो पैथागोरस। ये 3 तो हो गए। अभी उसके अलावा कोई भी एंगल होगी तो क्या करेंगे हम, कोसाइन लॉ यूज करेंगे। तो कोसाइन लॉ को यूज करें हम, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 12 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो ये 2 की टेबल 2 के साथ कैंसिल हो गई, तो ये 25 और 12 37, अंडर रूट 37। इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट 37, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट हमारा, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट जब कोई अलग से कोई अलग एंगल यूज किया हमने। 4 चीजें हो गई, पैरेलल में एड, एंटी पैरेलल में बड़े में से छोटा माइनस, परपेंडिकुलर में पैथागोरस, और फॉर एनी अदर एंगल वी यूज कोसाइन लॉ। अब इसके आगे हम चलें, 5वीं ट्रिक जो हम यूज करेंगे, फिर मैं मैक्सिमम मिनिमम लिमिट समझाऊंगा। 5वीं ट्रिक ये है कि अगर 2 वेक्टर हो, मेरे लफ्जों को ध्यान से समझें, 2 वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या कहा, 2 वेक्टर तो है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, उनके बीच में अगर 120 एंगल है तो उनका रिजल्टेंट भी उनके सिंगल वेक्टर के बराबर आएगा। 2 वेक्टर अगर मैं कहूं एक 10 न्यूटन है, दूसरा भी 10 न्यूटन है और एंगल 120 है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, उसका रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन आएगा। 10 न्यूटन 10 न्यूटन, रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन। ये तब होगा जब एंगल कितनी होगी है, 120। अब देखें, सपोज हम कह रहे हैं एक फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स भी है 10 न्यूटन। सपोज ये ए है, ये बी है, और ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो भी आ रहा है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का सम भी 10 न्यूटन आ रहा है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब एंगल कितनी हो, 120 डिग्री। इसमें 2 कंडीशंस हैं, एक तो मैग्नीट्यूड सेम हो, एक तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरा एंगल 120 हो, तो रिजल्टेंट भी सेम आता है, इंडिविजुअल के बराबर। अगर एक फोर्स भी एफ है, दूसरा भी एफ है, उसका आंसर भी एफ आ रहा है, इसका मकसद है कि एंगल कितनी होगी, 120। ये 120 पर तभी पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। हम प्रैक्टिकली इसको प्रूव करें कोसाइन लॉ से, मैथमेटिकली देखें, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम प्रूफ करके देखें कि वाकई ऐसे हो रहा है या नहीं। a की वैल्यू सपोज हमने 10 रखी, फिर b की वैल्यू भी 10 रखी, 2a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10 इंटू कॉस 120। तो अभी सॉल्व करेंगे हम, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, और cos 120 माइनस 1/2 होता है। cos 120 माइनस 0.5 और माइनस 1/2, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया तो ये आंसर आएगा, देखें
100 प्लस का, फिर 100 प्लस का, और ये माइनस का 100 आ गया। माइनस का 100 प्लस के 100 से कैंसिल हो गया, तो ये 100 आ गया। 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो 10 न्यूटन आंसर आएगा। देखिए आप, रिजल्टेंट भी 10 आ गया, तो ए वेक्टर भी 10 था, बी भी 10 था, रिजल्टेंट भी 10 आ गया। इसका मकसद ये है कि ये पांचवी ट्रिक हमने समझी कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट भी जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर? ये पांचों ट्रिक्स थी एडिशन से रिलेटेड। अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम लिमिट। अभी हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम लिमिट। अब वो देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं, मैंने समझाया आपको। मैक्सिमम तब होगा जब दोनों को आप ऐड करो, और मिनिमम तब होगा जब माइनस करो। ऐड तब होगा जब पैरेलल हो, नेगेटिव माइनस तब होगा जब एंटी पैरेलल हो। तो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट हम ऐसे ही निकालते हैं। देखिए आप इधर, क्वेश्चन इस टाइप का आता है, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग, विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग can give the resultant of 5 न्यूटन। कौन सा पेयर आपको 5 न्यूटन दे सकता है? ऑप्शंस हमें दिए होते हैं। सपोज ऑप्शन ए है, देखें 2 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। ऑप्शन बी 3 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 10 न्यूटन। ऑप्शन सी सपोज 2 न्यूटन एंड 9 न्यूटन। ऑप्शन डी 2 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। अब पता नहीं, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, लेकिन देखिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड क्या है, इसमें कोई एंगल हमें नहीं दी हुई, कोई एंगल नहीं दी हुई, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? तो यहां पर लगेगा मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट। और इसके लफ्जों को देखें, हमने ये लिखा है विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव द रिजल्टेंट। ये नहीं कहा है कि उसका एग्जैक्ट रिजल्टेंट बताए, नहीं, कौन सा पेयर में से 5 न्यूटन आ सकता है। तो उसकी एंगल पता नहीं हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम लिमिट से सॉल्व करेंगे। देखें हम पहले हम इस ए को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी अगर हम मिनिमम लिमिट बनाएं, 8 में से 2 गए, कितना आएगा? 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन से शुरू होगा, 8 और 10, 8 और 2 कितने होंगे? 10 न्यूटन। क्या 6 न्यूटन से 10 न्यूटन के बीच में 5 न्यूटन आता है? नहीं, तो ये तो होगा नहीं आंसर। अभी यहां पर आ गए, 10 में से 3 जाएंगे तो 7 न्यूटन, 7 न्यूटन। 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 न्यूटन। तो ये भी 7 न्यूटन से 13 न्यूटन में कहीं पे भी 5 न्यूटन नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अभी आगे देखें, मैं माइनस क्यों कर रहा हूं, प्लस क्यों कर रहा हूं? मैं पहले आपको बता चुका हूं कि प्लस तब करते हैं जब पैरेलल हो, वो मैक्सिमम आंसर होता है उसका। माइनस तब करते हैं जब एंटी पैरेलल हो, वो उसका मिनिमम आंसर होता है। कभी भी मैक्सिमम से ज्यादा, मिनिमम से कम नहीं होता। जैसे कहीं पर मैंने पढ़ा था, इंसान खसारे में है, ना किसी को किस्मत से नसीब से ज्यादा ना मिला है ना मिलेगा, ना नसीब से ज्यादा ना वक्त से पहले, ना नसीब से ज्यादा ना वक्त से पहले, ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। अब इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो ये पूरी सारी चीजें क्लियर हो जाएं, फिर वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाएं। बहरहाल कम टू द पॉइंट, पहले हम इसको माइनस करेंगे। 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 न्यूटन, और 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 न्यूटन। तो 7 से 11 में कहीं पर भी 5 न्यूटन नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। 6 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा? 4 न्यूटन, और 6 and 2 becomes 8 न्यूटन। अभी देखें, क्या 4 न्यूटन से 8 न्यूटन के दरमियान 5 न्यूटन आ सकता है? जब आ सकता है तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। इस टाइप के प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व होते हैं। एंगल तो आपको मिली हुई नहीं थी, तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। क्लियर? एक और छोटा सा फार्मूला है जिसको समझाना है मुझे। जब वेक्टर फॉर्म में आपको आईजे के फॉर्म में, यूनिट वेक्टर फॉर्म में वैल्यू मिला हुआ हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का एक ही तरीका है, अंडर रूट में उन तीनों, अगर 3 मिले हुए हैं तो तीनों का स्क्वायर, 2 हैं तो 2 के स्क्वायर। सपोज फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k, ये हमें मिला हुआ है।
हमसे पूछा जा रहा है इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, मैग्नीट्यूड और मॉड्यूलस फाइंड करें। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक आसान सा तरीका क्या तरीका होता है, जो आई के साथ है, जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करना होता है हमें। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अगर माइनस 6 का भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस उसकी डायरेक्शन को सिर्फ शो करता है। देखें दोबारा इधर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। सॉल्व किया 49, द आंसर इज 7। ये 7 आंसर आ गया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। एक और एग्जांपल समझें दोबारा। सपोज फॉर एग्जांपल बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस k। अभी हमें बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का एक ही तरीका अंडर रूट में i j k वाले कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करना है हमें। देखिए हम क्या कर रहे हैं, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर। वैसे माइनस नहीं रखनी चाहिए क्योंकि माइनस डायरेक्शन को शो कर रही है, लेकिन आप बच्चे कंफ्यूज ना हो उस वजह से मैंने ये माइनस भी रख दी। स्क्वायर में माइनस वैसे भी खत्म हो जाएगी। 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर 2 का स्क्वायर 4 फिर 1 इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हो गया। मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कभी कभी हमें क्या मिलता है, देखें दोबारा समझे मेरी बात। यहां पर 3 कंपोनेंट्स हमें मिले हुए थे, तीनों कंपोनेंट्स में से हमने रिजल्टेंट निकाला मैग्नीट्यूड। अभी हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में मिलेगा, 2 कंपोनेंट में मिलेंगे और पूछेगा कि तीसरा कंपोनेंट कौन सा है। 2 कंपोनेंट भी मिलेंगे, रिजल्टेंट भी मिलेगा, तीसरा कंपोनेंट पूछा जाएगा। वैसा प्रॉब्लम देखें कैसे होता है, देखें इधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें बताया जा रहा है अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 3 इफ इट्स x कंपोनेंट इज 2, इट्स y कंपोनेंट इज 1, व्हाट विल बी इट्स z कंपोनेंट। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी में कह देते हैं सर टोटल 3 था, 2 और 1 3 हो गए, तो ये 0 होगा ना सर, और क्या होगा। नहीं बेटा, ये 0 नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हो कि टोटल वेक्टर 3 है, उसका x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट 1 है, 2 और 1 3 हो गए, तो सर रिजल्टेंट तो z का 0 होना चाहिए। नहीं, इसको सॉल्व करना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है। कैसे निकालेंगे, हमें पता है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर कैसे सॉल्व होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसे रख दिया हमने। अब क्या करना है, a की वैल्यू हमें 3 मिली हुई है, 3 का स्क्वायर, फिर ax की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, फिर ay की वैल्यू है 1, az की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, फिर az स्क्वायर। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 9 इज इक्वल टू 5 प्लस az स्क्वायर। अभी az स्क्वायर हमें चाहिए, तो 5 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 4। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर खत्म करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू az की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। देखें अगर ऐसे ही सोचते कि a 3 है, ax 2 है, ay 1 है, तो az 0 ही होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसको हमने सॉल्व किया, हमें पता चला कि az की वैल्यू 2 है। अच्छा, az की वैल्यू 2 रखकर अगर हम निकाल कर देखें रिजल्टेंट, ये आ रहा है चेकिंग, ये चेक हो गया। रिजल्टेंट a इज इक्वल टू अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये चेक कर रहे हैं कि सही निकाला है हमने, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ax की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, फिर az की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 2, उस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमने सही निकाली है। क्यों, देखें 4 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया 9, 9 का अंडर रूट कितना आता है बेटा, 3, तो प्रूफ हो गया कि 3 आ गया रिजल्टेंट। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। आज हमने 6 या 7 ट्रिक्स पढ़ी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, अगर पैरेलल हो तो सिंपली ऐड होगा, एंटी पैरेलल हो तो बड़े में से छोटा माइनस होगा, परपेंडिकुलर हो तो पैथागोरस होगा। अगर उसके अलावा कोई एंगल होगी, उसके अलावा कोई एंगल होगी तो हम कहेंगे 1 कोसाइन लॉ यूज करेंगे,
और उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर 120 डिग्री और सिमिलर मैग्नीट्यूड था तो उसके रिजल्टेंट उसके सिंगुलर उसके बराबर आता। और उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला पढ़ा, फिर हमने मैग्नीट्यूड और दो कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट निकालने का फार्मूला पढ़ा, फिर हमने पढ़ा मैक्सिमम मिनिमम लिमिट से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं। आज हमने स्केलर वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पढ़ी हैं। अभी ये ट्रिक्स एडिशन से रिलेटेड थी। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन से, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि कंपोनेंट्स मिले हों फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स मिला हुआ हो तो कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, और डॉट प्रोडक्ट के प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।